दोस्तों, रोज की तरह सुबह सुबह एक वृद्ध महिला मंदिर से पूजा पाठ करके जब घर पहुंचती है, उसी समय उसकी बहू की सहेली वहां पर आती है और उनसे कहने लगती है कि माँ जी, अब तो आप मुझे मिठाई खिला दो। इस बात को सुनकर वो पूछने लगती है कि बेटा, किस बात की मिठाई? तो वो उससे कहने लगती है कि आपकी बहू कलेक्टर बन चुकी है और इस बात की मुझे मिठाई खानी है। अब इस बात को सुनकर वो वृद्ध महिला पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। उसकी बहू किचन में सुबह का नाश्ता बना रही थी। वो अपनी बहू को आवाज़ देकर बुलाती है। बहू दौड़कर आती है और उसको जब ये बात पता चलती है कि वो कलेक्टर बन चुकी है, तो वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। दोनों के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है और सोचने लगती हैं कि कहीं ये हमारा सपना तो नहीं है। लेकिन वहीं पर उस घर का जो बेटा होता है, वो कमरे के अंदर बिजनेस का कुछ काम कर रहा था और जब ये बात होती है तो वो भी बाहर आता है। उसे भी ये बात पता लगती है, चलती है, तो वो उससे पूछने लगता है, क्या तुम सही कह रही हो? तो जो उसकी पत्नी की सहेली होती है वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपकी जो पत्नी है वो एक कलेक्टर बन चुकी है। तो इसके बाद बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और पकड़कर रोने लगता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। कौन था वो बेटा और किस वजह से वो अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा था? दोस्तों, इस सच्ची कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक जनपद होता है, लगता है रीवा। रीवा जनपद के गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है नंदिनी। नंदिनी जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लेकिन उसके पिता के पास शायद रुपया पैसा नहीं है जो वो उसको आगे पढ़ा लिखा सके। जैसे तैसे करके उसने उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दिया था और वो मन लगाकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। वहीं पर पास ही के शहर में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है अमित। अमित माँ के साथ पहले तो वो गांव में रहता था, लेकिन जब से अमित ने पढ़ाई लिखाई करके कमाना स्टार्ट किया था तो उसके बाद वो अपनी माँ के साथ शहर में रहा करता है। और अमित शादी के योग्य भी हो गया था। उसके पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने एक अपना घर खरीद लिया है जिसके अंदर माँ बेटे रहा करते हैं। अब बेटा शादी के योग्य हो गया है तो उसकी माँ जो होती है वो अमित के लिए इधर उधर से लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने से उसे एक रिश्ता मिल भी जाता है पास ही के गांव से, जो कि नंदिनी का है, क्योंकि नंदिनी भी अब बड़ी हो चुकी है और उसके माता पिता भी उसके लिए लड़का देख रहे थे। वो भी कोई ऐसी ही फैमिली ढूंढ रहे थे जो कि मिडिल क्लास की फैमिली होती है। उसके पास ज़्यादा रुपये पैसा था ही नहीं, तो वो भी अपनी बेटी को कम पैसों में ही घर से विदा करना चाहते हैं। उसके बाद अमित की माँ जब नंदिनी को देखती है तो देखते ही पसंद कर लेती है और उसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नंदिनी दुल्हन बनकर अमित के घर आ जाती है। घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। सास बहू पर खूब सारा लाड़ किया करती थी और जो अमित होता है वो भी घर को चलाने के लिए अच्छी तरह से कमाई किया करता है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो शादी के बाद घर का खर्च थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसके बाद जो अमित होता है वो विदेश जाने के लिए एक जगह बात कर लेता है और एक दिन शाम के समय आकर अपनी माँ को बोल देता है कि माँ, मैं विदेश जाऊँगा और विदेश में 2 साल तक पैसा कमाऊँगा। इस बात को सुनकर उसकी माँ पहले तो उसे मना करती है, कहती है कि कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ पर तुम जितना कमाते हो उतना ही काफ़ी है। लेकिन जो अमित है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी इंसान था, क्योंकि उसने बचपन से गरीबी देखी थी और वो गरीबी की हर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि माँ देखो, अब मैं कमाने लगा हूँ तो मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ जो हमें गरीबी की तरह ज़िंदगी ना जीनी पड़े। वैसे भी हमारे पास क्या है, हमारे पास ले देकर ये घर ही तो है। तो 2 साल तक मैं विदेश में काम करूंगा और उसके बाद अपना कोई बिजनेस यहाँ पर आकर करूंगा ताकि जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो सके और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है तो आगे की ज़िंदगी में हमारे बच्चे भी होंगे और बच्चों को मैं इस तरीके की गरीबी नहीं दिखाना चाहता हूँ।
ऐसा कहकर बेटे ने फैसला कर लिया था और उसके बाद वो अपने कागज़ वगैरह बनाने लगता है विदेश जाने के लिए, और शादी की महज 3 महीने के बाद ही अमित वहाँ से सीधा विदेश चला जाता है। अब घर के अंदर केवल सास बहू रह जाती है, लेकिन जो बहू होती है, जब से उसकी शादी हुई है तब से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी रहती है। और कई बार तो सास ने उससे पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो ये सोचकर रह जाती है कि नई शादी हुई है, नया घर है, पहले वो गांव में रहा करती थी, इसीलिए वो यहाँ शहर में शायद अजीब सा लग रहा होगा उसको, तो इसी वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन जब उसका बेटा अमित वहाँ से चला जाता है और उसके बाद भी बहू का यही हाल रहता है, तो उसके बाद जो सास होती है वो एक दिन उससे पूछने लगती है कि बहू क्या हुआ, तुम इस तरीके से उदास क्यों रहा करती हो। पहले तो बहू कोई बहाना बना देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 7 से 8 दिन होते हैं तो सास दोबारा से उससे पूछने लगती है और कहती है कि बेटी, मुझे अब अपनी माँ के समान समझ, मैं तेरी माँ हूँ और कोई भी बात हो तो तू मुझे उसे बता सकती है और मैं जितनी हो सके उतनी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी। इस बात को सुनकर जो नंदिनी होती है वो अपनी सास को वो बात बता देती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करती थी। वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मेरे पिता के पास भी ज़्यादा रुपया पैसा था नहीं और उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे ग्रेजुएशन तो करवा दी, लेकिन मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपके बेटे गरीबी में ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, उसी तरह मैं भी ऐसा नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे भी कुछ ना कुछ करना है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन तभी जो सास होती है वो कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है, अगर तू पढ़ना लिखना चाहती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नंदिनी कहती है कि माँ जी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैंने आपके बेटे से बात की थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अब इसके बाद जब उन्होंने मना ही कर दिया है तो मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो सास होती है वो थोड़ी देर तक चुप रहती है, सोचने लगती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि बेटी, मानती हूँ कि तेरे पति की आज्ञा तेरे लिए सबसे बड़ी है, लेकिन मैं तेरी सास हूँ और मेरा कहा भी तुझे मानना चाहिए। अगर इस वजह से तू परेशान है तो तू ज़रूर पढ़ाई कर और कोई भी टेंशन मत ले। जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो मुझे बता देना और मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ अरेंज करा दूंगी। इस बात को सुनकर नंदिनी थोड़ी सी सोच विचार करती है और कहने लगती है कि नहीं माँ जी, रहने दो, कोई बात नहीं है, अब जब आपका बेटा मना कर रहा है तो मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करूं। लेकिन वहीं पर सास उसे कहने लगती है कि बहू, तू मेरी बेटी के समान है और मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा गुण हुआ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सास है वो भले ही अनपढ़ है, लेकिन वो ये जानती है कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे बहुत कुछ हो जाया करता है। तो इसी वजह से वो उसे बार बार कहती है और इसके बाद नंदिनी भी पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब बात आती है उसके पति की तो वो अपनी सास की तरफ देखने लगती है। तभी उसकी जो सास होती है वो कहती है कि तू चिंता मत कर, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तेरी माँ हूँ, तो इस काम को मैं अपने आप करा दूंगी और बेटे को पता ही नहीं चलेगा कि तू पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वो तो विदेश चला गया है 2 साल के लिए और 2 साल तक तू जो चाहे वो कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर नंदिनी भी खुश हो जाती है और अब नंदिनी पढ़ने के लिए जाने लगती है। उसी शहर के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगती है, क्योंकि अब तक उसे पता लग गया था कि यूपीएससी ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद हम ढेर सारी नौकरियों में लग सकते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। नंदिनी यूपीएससी की तैयारी करती है और जो सास होती है वो उसके लिए पैसा खर्च किया करती है, लेकिन जो उसका बेटा होता है वो फ़ोन से घर के अंदर जितने भी पैसे भेजा करता है उनका हिसाब किताब मांगा करता है और जो माँ होती है वो उसे हिसाब किताब दे दिया करती है। लेकिन बहू के पैसों का हिसाब लगाने में उसे थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जब बेटा बार बार हिसाब लिया करता है तो वो सोचने लगती है कि इस तरह से तो बहू की पढ़ाई लिखाई हम नहीं करवा सकते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए थोड़े से तो पैसे चाहिए, खर्च होंगे और उन पैसों का इंतज़ाम कहीं से अब मुझे ही करना होगा। यही बात सोचकर सास एक दिन परेशान बैठी हुई थी, लेकिन तभी बहू उसके पास आती है और कहने लगती है कि माँ जी, क्या हुआ, किस बात से आप परेशान हो। तो उसकी सास उसे अपनी समस्या बताती है, कहती है कि बेटा,
तेरी पढ़ाई लिखाई में खर्चा ज़्यादा आ रहा है और बेटा एक एक पैसे का हिसाब रखा करता है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं और क्या करूं। तो यहाँ पर जो नंदनी होती है वो कहने लगती है कि माँ जी अगर ऐसी बात है तो मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, देख लेती हूँ और अपने पैसों से अपनी पढ़ाई को कर लूँगी। लेकिन तभी जो सास होती है मुस्कुराने लगती है और कहती है कि नहीं बहू, तू मेरी बेटी है, बेटी के समान है और मुझे तेरे लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैंने तुझे पढ़ाई के लिए जो मौका दिया है उस मौके को मैं ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकती और तुम्हें 2 साल में पूरी तरीके से देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो कह देती है कि तू चिंता मत कर, तू केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और तेरे लिए जितना भी पैसा खर्च आएगा वो सारे का सारा इंतज़ाम मैं अपने आप कर दूंगी। ये बात कहकर वो अपने बिस्तर में आराम करने के लिए चली जाती है और पूरी रात भर इस बारे में सोचने के बाद उसे एक सलूशन इसका मिल जाता है। क्योंकि ये घर जिस घर के अंदर वो रहा करते हैं वो घर सास के नाम ही था, क्योंकि बेटे ने माँ के नाम ही वो घर लिया था और वो उस घर को गिरवी रखने का फैसला कर लेती है कि इसको गिरवी रख के जो पैसे आएंगे उन पैसों से बहू की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी और बाद में मैं इस घर को छुड़ा लूँगी। तो घर को गिरवी रखने के बाद वो कुछ पैसे उठा लेती है और उसके बाद अपनी बहू की पढ़ाई लिखाई में लगा देती है। बहू को भी ये बात पता चलती है और वो मना भी करती है, लेकिन यहाँ पर सास मना कर देती है, कहती है कि तू चिंता मत कर, इनका जो ब्याज होगा इन पैसों का वो मैं साथ के साथ देती रहूँगी और बाद में जब तू कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद पैसे भर कर घर को फिर से छुड़वा लेंगे। इस बात को सुनकर बहू पर पढ़ाई लिखाई का और भी ज़्यादा प्रेशर होता है और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा था। लेकिन जैसे है वो पहली बार इस एग्ज़ाम को देती है तो उसमें पूरी तरीके से वो फेल हो जाती है और उसके बाद मायूस हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो सास होती है उसका हौसला अफजाई करती है और कहती है कि तू चिंता मत कर, आगे भी तो टाइम आएगा और आगे तुम इसको दोबारा से भर देना और मुझे विश्वास है कि तुम अगली बार ज़रूर कामयाब हो जाओगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात कहकर बहू का दोबारा से हौसला साहस बढ़ा देती है और उसके बाद बहू दोबारा से ज़ोर शोर से तैयारी में जुट जाती है। यहीं पर उसकी एक सहेली और बनती है जिसका नाम होता है मधु और मधु अक्सर उसके घर भी आया जाया करती थी। सास ने यह बात पूरी तरीके से गोपनीय रखी थी कि बहू को वो आगे पढ़ा लिखा रही है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी अगर किसी ने उसके बेटे को बता दिया तो बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो नंदनी होती है वो दूसरे टेस्ट की रात दिन एक करके तैयारी करती है और उस टेस्ट का दिन भी आ जाता है। अब जैसे ही प्री एग्ज़ाम आता है तो प्री एग्ज़ाम को वो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लेती है। उसके बाद मेन एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाती है। जैसे उसका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था तो सास को इस बात की बड़ी खुशी होती है और वो कहने लगती है कि बेटी और भी ज़्यादा मेहनत कर, ये तो क्लियर हो गया है और वो भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है और तू ज़रूर से कामयाब हो जाएगी। इसके बाद बहू और भी ज़्यादा मेहनत करती है। लेकिन तभी ये बात कि उसकी पत्नी घर से बाहर जाया करती है, एक पड़ोसी जो कि अमित का खास मित्र था वो उससे फ़ोन पर बता देता है कि यार भाभी घर से कहाँ रोज जाती हैं अच्छी तरीके से तैयार होकर, क्या करवा रहे हो तुम भाभी से। अब इस बात को सुनकर अमित पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है, लेकिन फ़िलहाल वो उस व्यक्ति को तो इसी तरह टाल देता है और कहने लगता है कि तुझे मेरी पत्नी पर नज़र रखने के लिए किसने कहा था और तू अपना काम किया कर, इस तरीके से मेरी पत्नी पर नज़र मत रखा कर। इस तरह के मजाकिया अंदाज में वो इस बात को तो टाल देता है, लेकिन उसे इस बात से बड़ा ही गुस्सा आता है और जैसे ही उसके दोस्त का फ़ोन कटता है तो वो सीधा अपनी माँ के पास फ़ोन लगा देता है और पूछने लगता है कि नंदिनी घर से बाहर कहाँ जाती है और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा मैं इसको सिलाई सीखने के लिए भेजा करती हूँ और सिलाई कढ़ाई सीख लेगी तो बड़ा ही अच्छा होगा और मैंने इससे कहा था। इस बात को सुनकर बेटा मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, आज से कहीं नहीं जाएगी और इसे घर के अंदर ही रखो। लेकिन तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा ये सिलाई कढ़ाई ऐसा काम है कि जीवन में कभी ना जाने कैसा मोड़ आ जाए, कभी बहू को क्या चीज़ का सामना करना पड़े। सिलाई कढ़ाई सीख लेगी तो कम से कम अपने जीवन को व्यतीत कर लेगी और कुछ दिनों का ही कोर्स बचा है, इसको कर लेने दे, उसके बाद मैं इसे कहीं भी नहीं भेजूंगी।
तो इसके बाद अमित मन मार कर हाँ भर लेता है और कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, करवा लो, लेकिन उसके बाद इसे कहीं भी मत भेजना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह के फिजूल खर्च हो। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में अब 2 साल कंप्लीट हो गए थे अमित को यहाँ से गए हुए। तो उसके वापस आने का टाइम भी आ जाता है। इस दौरान यहाँ पर नंदिनी भी अपना मेन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया था और अब उसका केवल इंटरव्यू रह गया था। अब अमित जैसे ही वापस लौटता है तो वापस लौटने के बाद जो अमित की पत्नी नंदिनी होती है वो अपनी पढ़ाई लिखाई की किताबों को पूरी तरीके से छुपा देती है ताकि उसके पति को पता ना चल सके कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पर उसका इंटरव्यू रह गया था और इसके लिए वो चुपके चुपके रातों को जाग जाग कर पढ़ाई किया करती है। अमित जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो अब अपना बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि इतने दिनों में उसने काफ़ी सारे पैसे वहाँ पर कमा लिए थे। और इसके बाद वो इधर उधर घूमकर बिजनेस के लिए कुछ जगह ढूंढने लगता है और ढूंढने से उसे एक जगह मिल भी जाती है। अब जब वो पूरा हिसाब किताब लगाता है तो उसके पास जितने पैसे थे उन पैसों में भी कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी। तो इस बात को सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि और पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा। और तभी उसके दिमाग में आता है कि मेरा घर भी तो है और मैं चाहूँ तो इस घर पर भी लोन ले सकता हूँ। यही बात वो अपने दिमाग में सोच लेता है। दूसरी ओर उसकी पत्नी का इंटरव्यू का दिन आ गया था और इंटरव्यू वाले दिन जो उसकी पत्नी नंदिनी होती है और साथ में जो उसकी सास होती है यानी कि अमित की माँ, वो दोनों मिलकर मंदिर जाने का बहाना बनाते हैं और मंदिर जाने के बहाने घर से निकल जाती है। उन्होंने कहीं दर्शन करने के लिए बोला था और इंटरव्यू देकर वो लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन वापस लौटते ही जो अमित है वो अपनी माँ से घर के कागजातों को मांगने लगता है। अब जैसे ही माँ सुनती है कि घर के कागजों को मांग रहा है तो वो पूछने लगती है कि बेटा घर के कागजात तुम्हें किस लिए चाहिए। तब अमित अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और बिजनेस के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो घर को गिरवी रखकर मैं कुछ पैसे उठाना चाहता हूँ और उन पैसों को अपने बिजनेस में लगाना चाहता हूँ। अब जैसे ही माँ घर को गिरवी रखने की बात सुनती है तो एकदम से उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि वो उसको पहले से ही गिरवी रख चुकी थी बहू की पढ़ाई के लिए और उसके बाद जो बेटा है वो दोबारा से उसको गिरवी रखना चाहता है। अब उसकी माँ पूरी तरह से परेशान हो जाती है और जब अमित माँ का परेशान भरा चेहरा देखता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि माँ क्या हुआ, क्या कागजात तुम्हारे पास नहीं है, कहाँ गए घर के कागज़। तो यहाँ पर जो माँ होती है मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि उसने घर को पहले ही गिरवी रख दिया है। अब ये बात सुनते ही बेटा फिर से आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि माँ, तुमने कहाँ पर गिरवी रख दिया घर को और क्या किया तुमने इतने सारे पैसों का। फिर उसके बाद जो माँ होती है वो पहले तो नहीं बताना चाहती है, लेकिन बेटा जब माँ को खरी खोटी सुनाने लगता है तो उसकी जो पत्नी होती है नंदिनी एकदम से बीच में आती है और बोलती है और कहने लगती है कि माँ जी ने उन पैसों को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है। मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी क्योंकि मुझे कामयाब होना था। अब इस बात को सुनते ही अमित एकदम से फिर से आग बबूला हो जाता है। वो अपनी पत्नी पर भी चिल्लाने लगता है और अपनी माँ पर भी चिल्लाने लगता है। तो लास्ट में जो माँ होती है वो कह देती है कि बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं अपनी मर्जी से इस घर को गिरवी रख सकूं और उन पैसों को अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कहीं खर्च कर सकूं। इस बात को सुनकर अमित एकदम से मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हारा इस चीज़ पर कोई भी हक नहीं है और अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे और हमारी ज़िंदगी गरीबी में ही कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब माँ इस बात को सुनती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और वो अपने बेटे से कहती है कि ठीक है बेटा, ये मुझसे गलती हो गई और उन पैसों को मैं तुमको चुका दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। अब इस बात को सुनकर बेटा और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि हाँ, अब ये काम और कर दो कि मेरे होते हुए तुम मजदूरी करो, ताकि 4 लोग मुझ पर बातें बनाएं कि माँ मजदूरी कर रही है जवान बेटे के होते हुए। ऐसा कहकर बेटा नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और माँ को भी इस बात का बड़ा ही दुख हुआ था। इसके बाद जो माँ होती है वो बेटे से बात नहीं करती है और बेटा माँ से बात नहीं करता है। बहू का भी पूरा
पढ़ाई का बुखार उतर गया था, लेकिन तभी अचानक से जब उसका रिजल्ट आता है तो उसने ऐसी रैंक हासिल की थी जिससे उसका कलेक्ट्री में नंबर आ जाता है। और ये बात नंदिनी तो देखने के लिए नहीं जाती है, लेकिन उसकी जो सहेली होती है मधु, वो उसके रिजल्ट को देख लेती है और देखकर एक दिन सुबह सुबह सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पर सुबह सुबह जो सास होती हैं वो मंदिर में पूजा करके आती हैं और तभी जो मधु है वो एकदम से कहने लगती है कि माँ जी, आपको मुझे मिठाई खिलानी होगी। अब इस बात को सुनकर जो सास होती है वो कहती है कि बेटी, किस चीज़ के लिए मिठाई और क्यों तुम्हें मिठाई खानी है? तो मधु कहती है कि आपकी जो बहू है वो कलेक्टर बन चुकी है और इस बात की मुझे मिठाई खानी है। इस बात को सुनकर सास को एकदम से अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता है और वो चुपचाप खामोश खड़ी रह जाती है एकदम से सदमे से। और यहाँ पर जो बहू होती है जो किचन में अंदर काम कर रही थी, वो भी बाहर निकलती है और उसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, वो कोई कलेक्टर बन चुकी है। यही बात अंदर बैठे हुए उसके बेटे अमित को पता चल जाती है, जो कि अब तक अपनी माँ से बातचीत नहीं किया करता है। वो जैसे ही इस बात को सुनता है तो उसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वो एकदम से बाहर आकर कहने लगता है कि क्या कहा तुमने, क्या मेरी पत्नी कलेक्टर बन गई है? तो वो कहने लगती है कि हाँ भाई साहब, आपकी पत्नी कलेक्टर बन चुकी है और अब आप एक कलेक्टर के पति हो चुके हो। इस बात को सुनकर वो अपनी माँ की तरफ देखने लगता है और एकदम से अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस माँ ने उसकी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया, उस माँ को उसने काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। और उसके बाद वो अपनी माँ के पैर पकड़कर रो रो कर माफ़ी मांगने लगता है। जब अमित रो रो कर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है तो अमित की माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो नंदिनी होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और जो मधु खड़ी थी, जो कोई खुशखबरी लेकर आई थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अमित की जो माँ होती है वो अपने बेटे को उठाकर गले से लगाती है, क्योंकि ये उनके लिए खुशी का दिन था और इसको पूरी तरीके से वो बर्बाद नहीं कर सकते थे। माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना कि अपनी पत्नी की किसी भी बात को इस तरीके से मत छोड़ देना, जैसा तुमने साफ साफ मना कर दिया था। अगर कोई कुछ कहता है तो उसके बारे में पहले अच्छी तरीके से सोच विचार करते हैं और उसके बाद ही उसका कोई डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर बेटे को एक सीख मिल गई थी और बहू कलेक्टर बन चुकी थी। इसके बाद जो बहू होती है वो यहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। बहू कलेक्टर बनने के बाद अपने पति और अपनी सास को अपने साथ ही ले जाती है, जहाँ पर उसका आवास रहा करता है, वहीं पर वो उन्हें रखा करती है। फिलहाल के समय में जो अमित होता है वो अपना एक बिजनेस किया करता है, जहाँ पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग है और वहीं पर उसके साथ रहा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।